नमस्कार, मैं सोनाली आप सबका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं हमारे कार्यक्रम खुला आकाश पे। दोस्तों, कृषि प्रधान देश भारत में कृषि को समृद्ध बनाने के लिए किसानों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्रांति देखने को मिल रही है और वो सभी संभव हो पा रहा है स्मार्ट फार्मिंग की वजह से। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी अब स्मार्ट डिवाइस या डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको बताया कि जो किसान है इसका भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं। तो आइए आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि स्मार्ट फार्मिंग क्या है और साथ ही साथ कृषि में इंटरनेट की भूमिका क्या है। इस विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमने बहुत ही खास मेहमान को भी आमंत्रित किया है। उनका परिचय सबसे पहले आपसे कराएं। हमारे साथ है दीपा सोनल जी। आप पटना विमेंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में। दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्ते। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि दीपा जी जो हैं वो इसी विषय पे IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स विषय पर रिसर्च भी कर रही हैं। तो विस्तार से आज हम दीपा जी से जानेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं वो किस तरह से स्मार्ट फार्मिंग जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले दीपा जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि कृषि को इंटरनेट से कैसे जोड़ा जा सकता है। जी शुक्रिया सोनाली जी मुझे इस प्रोग्राम पे आमंत्रित करने के लिए। तो मैं बोलना चाहूँगी कि भारत जो है वो गांव का देश है। यहाँ की अधिकतर आबादी जो है वो गांव में रहती है और गांव का जो मुख्य व्यवसाय है, जो रोजगार है, वो कृषि है। तो कृषि जो है वो वहाँ के लोगों का मुख्य आय का साधन भी है। लेकिन अगर हम यही देखेंगे तो GDP में अगर हम देखते हैं तो कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है, 16.4 या 5% के आसपास है। जबकि जो रोजगार कृषि से जनरेट हो रही है वो लगभग 45% है। मतलब जो रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है कृषि से वो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इसका जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है। तो एक तो ये बात हो गई और एक और बात है कि हमारा जो जनसंख्या है भारत का वो तेजी से बढ़ते जा रहा है, साल दर साल जो है ये बढ़ते जा रहा है। अभी हाल ही में हम लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि भारत की आबादी जो है 142 करोड़ के आसपास हो गई है, जो कि शायद चाइना के भी पॉपुलेशन से हम आगे बढ़ चुके हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कृषि पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, कृषि पे इसका प्रेशर आ रहा है कि इतनी बड़ी आबादी का जो भरण पोषण है, जो खाद्य आपूर्ति होनी है, वो कृषि को ही करनी है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या हो रही है कि जो लोगों की रहने की जगह है वो बढ़ती जा रही है और कृषि का जो भाग है वो कम होता जा रहा है। तो अगर हम एक तरह से देखें तो कृषि की भूमि कम होते जा रही है और जो उस पे अनाज उत्पादन करने का जो प्रेशर है वो बढ़ते जा रहा है, ज्यादा होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई उपाय तो निकालना होगा कि कम भूमि में अधिक से अधिक हम प्रोडक्शन हमारे जो किसान हैं वो कर पाएं। तो इसके लिए जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, नहीं तो आने वाले समय में ये बहुत ही नकारात्मकता की ओर जा सकता है। माने जो फूड का जो कंजम्पशन है वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना अभी से बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। और जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम इंटरनेट को कभी भी नहीं छोड़ सकते, मतलब वो उसका एक अभिन्न हिस्सा है। तो इंटरनेट की मदद से या हम कहें कृषि में हम इसका इंटरनेट प्लस वर्जन को यूज करेंगे, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कहते हैं। तो इसकी मदद से हम बहुत सारे ऐसे डेटा को कलेक्ट करके और किसानों की मदद कर सकते हैं उनकी कृषि का जो उत्पादन है उनको बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से कृषि जो है और इंटरनेट जो है एक दूसरे से अब हमें कनेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया जी। बिल्कुल, हम सभी देख रहे हैं पूरी दुनिया अब स्मार्ट हो चुकी है, हमारा देश भारत भी स्मार्ट हो चुका है। हम सभी कैशलेस चलते हैं और हर क्षेत्र में पूरी तरह से डिजिटल जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर कृषि जो हमारे बंधु हैं, जो हमारे अन्नदाता है, वो भला इसमें कैसे पीछे रह सकते हैं। आपसे ये भी दीपा जी समझना चाहूंगी, आपने बताया IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि ये IoT है क्या। जी, IoT जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या होता है ना कि जो डिवाइसेस हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब वस्तुओं का कनेक्टेड होना। तो ये कनेक्ट होके एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज करते हैं और
जो कुछ भी उसमें एल्गोरिदम लगाना होता है वो लगा करके और कुछ ना कुछ एक कार्य को कंप्लीट करते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगर हम बात करें तो इसका जो है सेंसर्स, हम लोगों ने एक वर्ड सुना है होगा सेंसर, इसका एक अभिन्न हिस्सा है। मतलब ये सेंसर पे ही बेस्ड होकर के अधिकतर इसका काम होता है। जैसे अगर हम अपने शरीर की ही बात करें तो हमारे शरीर में भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, और इनका काम होता है आसपास के दुनिया में जो भी चेंजेस हो रहे हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में उसको कैच करना और हमारे ब्रेन तक उस सिग्नल को पहुंचाना, ताकि अगर कुछ हमें अनवांटेड चीजें दिख रही हैं तो उस पर तुरंत हमारा ब्रेन एक्शन लेता है और उसके रिस्पॉन्स में हम लोग कुछ काम या एक्शन करते हैं। तो ठीक यही चीज इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बेस है। इसमें जो सेंसर्स होते हैं, अलग अलग सेंसर्स अलग अलग काम के लिए स्पेसिफिक होते हैं। और जैसे कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, वो मिट्टी का मॉइस्चर लेवल चेक करता है। तो हर एक काम के लिए अलग अलग सेंसर्स हैं जो होने वाले इन्वायरमेंट में चेंजेस को मापते हैं और उससे रिलेटेड डेटा को सेंड करते हैं माइक्रो कंट्रोलर तक। वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आता है, जो वहां पे अलग अलग एल्गोरिदम का यूज करके और डिसीजंस लेते हैं कि ये कंडीशन सही है या नहीं है, और फिर उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्स है वो तुरंत मतलब कि एक जनरेट होता है कि आगे इसके बाद क्या करना उचित होगा इस कंडीशन में। तो इस तरह से जो हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो काम करता है कनेक्टेड होके एक दूसरे से। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। कुल मिला के कह सकते हैं कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो जो किसान बंधु हैं उन सब के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है, और जाहिर तौर पे हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जो इसका फायदा उठा भी रहे हैं। कुछ किसान बंधु हैं जिन्हें अभी इसकी समझ होनी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को हर किसान तक पहुंचाने की भी कोशिश जारी है। आपसे ये भी समझना चाहूंगी दीपा जी कि आपने बताया जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो कई सारी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, कई सारी टेक्निकल चीजें हैं जिसे समझ पाना थोड़ा सा मुझे लगता है किसान बंधुओं के लिए समय लगेगा। तो ये किसान बंधु के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है और कैसे वो अपनी पहुंच इस तक बनाए? तो मैं इस पे सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि जो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, मतलब कि इन एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करके फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और साथ ही साथ इनकम को भी बढ़ाना, ये एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी भारत के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस चीज पर बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं और जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं वो भी मानते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी को लाना भारत में बहुत जरूरी है। और इसी चीज के लिए भारत सरकार ने सितंबर 2021 में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2021 से 25 की शुरुआत की है, और इसका उद्घाटन जो है वो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया था। तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि एडवांस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना और उसे बढ़ावा देना। और इस फील्ड में उन्होंने भारत सरकार में कुछ निजी कंपनियों को भी इन्वॉल्व किया है और उन्हें भी पायलट प्रोजेक्ट्स दिए हैं ताकि वो जो है अपने एडवांस प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करें, और साथ ही साथ किसानों को भी इस फील्ड में जागरूक बनाने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग वगैरह दिए जाएंगे, ताकि किसान जो है, चूंकि हमारे बिहार में क्या है कि अभी भी हमारे बिहार के किसान उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या फिर हम कहें कि समय के हिसाब से उतने ज्यादा एडवांस नहीं हुए हैं गांव की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज है उन्हें इस टेक्नोलॉजी से अवगत कराना, उन्हें इनका यूज टू बनाना। तो उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसानों को, और उस पे भारत सरकार काम कर रही है। जो एग्रीकल्चर वेलफेयर मिनिस्टर है वो जो है मीन्स जो उसका फर्म है वो इस पे काम कर रही है ताकि किसानों को जो है इस फील्ड में जागरूक बनाया जा सके। बिल्कुल, काफ़ी ज़ोर शोर से इस पे काम चल रहा है, और इसके लिए भारत सरकार द्वारा कुछ ऐप भी जो कृषि बंधु हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगी दीपा जी कि भारत में कृषि संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, अभी तो मैंने सबसे पहले ये बताया ही था कि कृषि के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पॉपुलेशन जो बढ़ रही है जी। तो उसके साथ साथ जो रहने का जो आवासीय क्षेत्र है वो बढ़ते जा रहा है और कृषि में उपयोग होने वाली भूमि कमते जा रही है। तो इसका प्रेशर तो अल्टीमेटली किसान पे ही पड़ रहा है, और साथ ही साथ इनकम जितना जनरेट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए भारत सरकार ऐसे भी एप्स लॉन्च कर रही है या डिजिटल मार्केट में, जहाँ पे कि जो पहले बिचौलिए जो काम करते थे किसान और जो सरकार के बीच में या जो भी मार्केट होता था उसके बीच में जो पहले बिचौलिए काम करते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है।
भारत सरकार ने अब बहुत ही जल्द यूनिक फार्मर आईडी भी लॉन्च करने वाली है, जो कि हर एक किसान को यूनिक फार्मर आईडी प्रोवाइड किया जाएगा। उसकी मदद से वो लोग ऑनलाइन मार्केट में अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और अपने अनाजों को अच्छे दामों पे डायरेक्ट भारत सरकार से बेच सकेंगे, ताकि वहां से उन्हें जहां भी उपयोग करना है वो कर सके। तो अब जो है इनकम भी जनरेट होगा किसानों के लिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके, और साथ ही साथ जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो तो उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए है ही, तो प्रोडक्टिविटी के साथ साथ इनकम को भी बढ़ाने के लिए इसमें इंटरनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जी, जाहिर तौर पे इंटरनेट की काफ़ी भूमिका हमें दीपा जी समझा रही हैं कि किस तरह से इंटरनेट के द्वारा जो किसान बंधु हैं वो इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। दीपा जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे टेक्निकली इसके लिए थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, खासकर जो किसान बंधु हैं उनको। तो कई ऐसे किसान भाई हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो इसका फ़ायदा फिर कैसे उठा सकते हैं? उनके लिए फिर किस तरह की सुविधाएं हैं? तो उनके लिए सुविधा ये है मैम कि जो एक तो ट्रेनिंग दिया जाएगा उन्हें, ट्रेनिंग दिया जाना बहुत ही जरूरी है। उन्हें ये बताना जरूरी है कि किस तरह से वो इस तरह के एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उनका यूज किया जाए। साथ ही साथ भारत सरकार ने जो मार्जिनल फार्मर्स है, मीन्स जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, उनके लिए भी उन्होंने रेंटल सुविधाएं प्रोवाइड कराई है। मतलब कि वो इस एडवांस टेक्नोलॉजीज को रेंट पर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो थोड़ी सी कॉस्टली आती है, तो वो शायद उसको ले नहीं पाए, अफोर्ड नहीं कर पाए। तो उसके लिए भारत सरकार ने रेंटल सुविधाएं भी दी हैं, ताकि वो इन एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज कर सके और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। उन्हें एक बार में बहुत ज्यादा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, एक अच्छी जानकारी दे रही है दीपा जी कि यदि आप जो भी लैंड ओनर्स हैं, यदि उनके पास जमीन बहुत ज्यादा नहीं है तो सरकार उन्हें रेंट पे जमीन उपलब्ध करा रही है, जहां की वो अच्छे से अपनी खेती बाड़ी करें और इससे उनको लाभ भी मिल सके। जो हम पशुपालन की बात करते हैं दीपा जी, तो पशुपालन भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो वो IoT का लाभ कैसे उठा सकते हैं? वहाँ किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है? पशुपालन के लिए जो है IoT में कुछ ऐसे सेंसर्स हैं जो कि मेनली हम लोग कह सकते हैं इसको लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग कहते हैं। पशुपालन में जब हम पशुओं की बात करें तो उसमें लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग के लिए सेंसर्स हैं, जिसमें कि हम जो पशु है उनके हेल्थ से रिलेटेड डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कि बहुत बार क्या होता है ना कि पशु जो होते हैं किसानों के, वो बीमार होते हैं अंदर ही अंदर, और किसान जो है उस चीज को अगर बाहर से वो सिम्टम नहीं दिखा रहा है तो नहीं समझ पाते हैं। और लगभग 37 से 38% केस में क्या होता है कि वो वैसे ही अंदर बीमार रहते चले जाते हैं, कभी डायग्नोस ही नहीं होता है और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए IoT में ऐसे सेंसर्स हैं जो कि उनके एक कॉलर में टैग की तरह लगा दिया जाता है, और उसके बाद वो सेंसर जो है उनके हार्ट रेट को, उनके बॉडी टेम्परेचर को, उनके जो वेरियस पैरामीटर्स है बॉडी से रिलेटेड, जो हम लोग शायद इंडिविजुअली उसको माप नहीं सकते हैं, उसको वो कंटिन्यूअस रीडिंग करते रहता है, और उसका नोटिफिकेशन किसान के मोबाइल में जाता है या कनेक्टेड जो भी डिवाइस उसने रखा हुआ है। चूंकि एंड्रॉयड फोन आज के समय में आम बात है, बिल्कुल हर किसी के हाथ में है, तो उसके फोन में उससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन सारा जाते रहेगा। अगर कोई भी पैरामीटर उस सेंसर को अबनॉर्मल दिखता है, जैसे कि अगर बॉडी टेम्परेचर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब है पशु को बुखार है या फीवर है, तो वो चीज तुरंत किसान को पता चलेगा, और उससे रिलेटेड जो भी उसे अगर डॉक्टर को दिखाना है या जिस भी तरह का चीज करना है वो तुरंत वो उससे कर सकेंगे। तो एक तरह से पशु के हेल्थ को लेकर के और उनके वेरियस पैरामीटर्स को चेक करके और उनको भी मॉनिटर कर सकते हैं हेल्थ को। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारे कृषि बंधु हैं, जाहिर तौर पे वो बहुत तरह की समस्याओं से बच सकते हैं, खासकर पशुपालन की। जिस तरह से दीपा जी ने बताया कि कई अलग अलग डिवाइसेस हैं जिसके जरिए जो पशु होते हैं उनमें किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसे जल्द से जल्द उनके जो ओनर हैं उन्हें पता चल जाएगा। तो ये एक भारी समस्या होती है, एक बड़ी समस्या होती है पशुपालकों के लिए, जिनका समाधान आसानी से वो इन डिवाइसों के जरिए निकाल सकते हैं। आपसे ये भी जानना चाहूंगी, मैंने एक टर्म पढ़ा एग्रीकल्चर ड्रोन, तो थोड़ा सा इसका जिक्र आप करें कि ये एग्रीकल्चर ड्रोन है क्या और किस तरह से ये काम करता है?
जी, एग्रीकल्चर ड्रोन जो है एक्चुअली ये स्मार्ट फार्मिंग का एक हिस्सा है। अगर हम स्मार्ट फार्मिंग, अगर मैं आईओटी की बात कर रही हूँ कृषि में, तो स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक जो है उससे हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हर एक चीज जो है वो स्मार्ट फार्मिंग के अंदर में ही आती है। तो पहले तो मैं थोड़ा बता दूं कि स्मार्ट फार्मिंग क्या है जी। उसमें हम फिर एग्रीकल्चर ड्रोन पे चलेंगे। तो स्मार्ट फार्मिंग जो है एक फार्मिंग का टेक्निक है जिसमें पुरानी पद्धति को नहीं यूज करते हुए हम एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सेंसर्स का यूज करते हैं और वेरियस जो भी इंटरनेट से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस है, कनेक्टेड डिवाइस, हम उसका यूज करते हैं। और इसी में हमारा एक एग्रीकल्चर ड्रोन भी आता है। एग्रीकल्चर ड्रोन क्या करता है, जैसे हमारा खेत है, हमने नॉर्मली ड्रोन्स को अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो हम लोगों ने ड्रोन्स को नॉर्मली शादी विवाह में रिकॉर्डिंग करते हुए देखा है, या फिर बहुत जगह पे हम अगर सिक्योरिटी प्रीमिसेस है तो वहां पे ऊपर से इंस्पेक्शन करते हुए देखा है। तो अब हम एग्रीकल्चर ड्रोन्स को इमेजिन कर सकते हैं कि ये भारतीय कृषि का जो कृषि भूमि है उसके ऊपर भी वो ड्रोन जो है चलेगा, और वो क्रॉप के जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका मतलब ग्रोथ है, उसका हेल्थ है, उससे रिलेटेड अलग अलग चीजों का ऊपर से इमेज खींचेगा। और इमेज लेने के बाद वो ट्रैक करता है, वो इमेज स्कैन करता है कि जो क्रॉप का जो हेल्थ है वो नॉर्मल है या नहीं, या किसी तरह का ऊपर से वो खर पतवार जो लग जाते हैं, बहुत बड़ा अगर बहुत बड़ी अगर भूमि है तो किसी पार्ट में अगर उसका खरपतवार उग रहा है तो वो ऊपर से डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद साथ ही साथ पेस्टिसाइड वेस्टिसाइड्स जो हम लोग फर्टिलाइजर्स जो छिड़काव करते हैं खेत में, वो ऊपर से एग्रीकल्चर ड्रोन्स की मदद से आसानी से किया जा सकता है। उसमें जो है वो ऊपर से बस उनको मतलब मॉनिटर करना पड़ेगा थोड़ा सा, और वो जो पूरी भूमि है उस पे वो अच्छे से छिड़काव करेंगे जरूरत के हिसाब से, जितनी जरूरत है उतनी ही। तो ये हो गया एग्रीकल्चर ड्रोन्स का यूज किस तरह से कर सकते हैं जो किसान बंधु है वो। तो जाहिर तौर पे कई सारे ऐसे डिवाइसेस अब आ चुके हैं जिससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। पहले क्या था कि जो किसान बंधु थे उन्हें हर समय देखना पड़ता था कि कहीं हमारी फसल में किसी तरह के कीट तो नहीं लग रहे हैं, किसी तरह कोई समस्या तो नहीं आ रही है। लेकिन इस ड्रोन के जरिए हर तरह की समस्याओं के बारे में पहले ही जो किसान बंधु हैं वो अवगत हो जाएंगे कि क्या समस्याएं आ रही हमारे खेतों में, जिसका जल्द से जल्द वो समाधान भी निकाल सकेंगे। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जब हम आईओटी की बात कर रहे हैं, इतने सारे डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, तो ये भी मैं आपसे जानूंगी कि आईओटी के क्या कोई नुकसान भी हैं? हर चीज का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही पहलू होते हैं। तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, और यहाँ पे इंटरनेट जब बीच में आ रहा है वर्ड, तो उसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। चूंकि डेटा हैकिंग जो है वो हम सभी लोग जानते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में डेटा हैकिंग होना बहुत ही आम बात है। तो जब हो सकता है कि कृषि जब अपना अकाउंट खोल ले तो उसमें से कोई डेटा हैक हो जाए, ये एक इसका ड्रॉबैक हो सकता है। दूसरा जो ड्रॉबैक है, जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज सीखते वक्त, इन एडवांस टेक्नोलॉजी को लर्न करते वक्त थोड़ी बहुत टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज किसान जो है हमारे बंधु भाई है, उनको जो है वो फील हो सकता है। उनको अडॉप्ट करते वक्त, उनको ऑपरेट करते वक्त स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक हो सकता है उन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी आए, लेकिन धीरे धीरे वो इस चीज को लर्न करेंगे। तो एक टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पावर सप्लाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी की। अगर हम इंटरनेट से जुड़े हुए कोई भी अगर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इंटरनेट सुविधा हमेशा चाहिए। तो भारत सरकार को ये चीज हमें जरूर श्योर करना होगा कि जो जहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, सुदूर क्षेत्रों में भी उस चीज को आसानी से मुहैया कराया जाए, ताकि इन एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज जो है वो सुदूर क्षेत्रों में भी किया जा सके आसानी से। दीपा जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि हमारी कई ऐसे दर्शक हैं जो किसान होंगी, खासकर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। अभी के समय में हम देख रहे हैं कि हमारे बिहार की ही बात करें तो किसान चाची से लेकर कई ऐसी महिलाएं हैं जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हैं। तो वो इस तरह की टेक्नोलॉजी का कैसे फायदा उठा सकती हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं, खासकर किसान महिला, वो घर का भी काम करती है, उसके बाद जाकर खेतों में भी काम कर रही हैं, तो उनके पास समय की थोड़ी कमी होती है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को समझने में थोड़ा समय देना पड़ता है। वो किस तरह से फिर इसका फायदा उठा सकती हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो हमारे भारतीय महिलाएं हैं खास करके गांव में, उनका मुख्य रोजगार तो वो
किसी ना किसी तरह से किसान माने खेती में ही वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है जॉब करने का। तो वो जो भी अगर अपना इकोनॉमिक अगर डेवलपमेंट करना चाहती है तो वो खेती में ही कर सकती है। तो इन एडवांस टेक्नोलॉजीज को उन्हें भी सीखना होगा, क्योंकि अगर वो इन टेक्नोलॉजीज को सीखेंगी तो पहले ही से ही हम जानते हैं कि इन महिलाओं के पास कम वक्त होता है, क्योंकि उन्हें घर का भी काम करना होता है और बाहर में भी फिर आके खेती करनी होती है। तो पहले जहां वो ज्यादा समय खेतों में देती थी, अब अगर वो इन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती हैं तो धीरे धीरे उन्हें इन चीजों में माने और भी समय मिलेगा उन्हें कि और भी वो कोई काम कर पाए। खेती के साथ साथ वो और भी कोई काम कर सकती हैं, और क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि उन्हें प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करनी होती है, वो बस अपने ऐप से भी उन चीजों को अगर वो कहीं और भी हैं तो देख सकती हैं। समय की बचत भी होगी, तो वो उस समय को किसी और कार्य में लगा सकती है। तो ये एक तरह से फायदा है उन महिलाओं के लिए कि वो फिर घर में और भी सिलाई बुनाई का भी काम कर सके इसके साथ साथ। लेकिन समस्या यही है कि महिलाएं जो हैं वो कर नहीं पाती है, चाहते हुए भी इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो पाती है। उन्हें ट्रेनिंग की तो जरूरत है, सभी को जरूरत है। गाँव में, खास करके बिहार के गांव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे किसानों को जागरूक करना ही होगा, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजीज को अगर यूज करवाना है तो इन टेक्नोलॉजीज को उन्हें अडॉप्ट कराना होगा। पहले के समय में जब हम मोबाइल की बात करते थे तो लोग शायद सोचते थे कि कैसे हम मोबाइल को यूज करेंगे, लेकिन आज यूज करते करते ऐसा वक्त आया है कि एंड्रॉइड फोन भी गांव में भी लोग आराम से यूज कर पा रहे हैं। तो बस टेक्नोलॉजी को हाथ में देने की देरी होती है, अडॉप्ट वो धीरे धीरे कर ही लेते हैं। बिल्कुल, हम सभी देख रहे हैं कि गांव में भी जब हम जाते हैं तो देख रहे हैं हर किसी के हाथ में आज के समय में स्मार्टफोन है, और बस इसी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना है। खासकर जो हमारी किसान जो महिला बहनें हैं उनके लिए खास तौर पे ये टेक्नोलॉजी काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। वो यदि इसका इस्तेमाल करती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा समय अपने लिए बचा सकती हैं और कुछ अन्य कार्यों में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकती हैं। आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि IoT का जो भविष्य है वो आप क्या देख रही हैं? IoT का भविष्य तो बहुत ही जरूरी भी है और बहुत ही ब्राइट है हमारे कंट्री में, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में जो IoT का इन्वॉल्वमेंट है वो हमारे कंट्री में अभी बहुत ही कम है। कुछ साउथ के ही स्टेट्स है जहां जो इनका यूज कर रहे हैं, तो अभी पूरे की पूरी कंट्री बची हुई है इसका यूज करने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजीज अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं करेंगे तो एक सर्वे में ये देखा गया है कि 2050 तक अभी हम जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, फूड प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में अभी से 70% अधिक अनाज उगाना है जी। एक सर्वे में ये पता चला है। तो वो 2050 तक अगर हमें 70% अगर अधिक अनाज उगानी है तो जाहिर सी बात है हमें अपने प्रोडक्शन स्पीड को बढ़ाना होगा, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, और ताकि वो जो आने वाला वर्ल्ड पॉपुलेशन है आने वाले कुछ सालों में उनकी जो फूड डिमांड है उनको फुलफिल किया जा सके, नहीं तो समस्या फिर पैदा हो सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए एडवांस टेक्नोलॉजी का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है और इस पे काम भी हो रहा है। अब जो है अलग अलग कंट्रीज में भी गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर में जो IoT मींस एडवांस टेक्नोलॉजीज है उसका यूज करे। विदेशों में तो इनका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। तो अब हमारे देश में भी जरूरत है इन एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज करने की। बिल्कुल। और कई, जैसे कि मैंने पहले बताया, कई हमारे देश में ऐसे राज्य है भी जहां एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है और किसान इसका भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं। अगर हम यंग जनरेशन की बात करते हैं दीपा जी, तो यंग जनरेशन को कैसे आप इस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो काफ़ी टेक्निकली अब हाई होती जा रही है। अभी की अगर परिवेश की बात करें तो हम देख रहे हैं सभी इंटरनेट हो, IoT हो, इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या कृषि की ओर भी हमारा जो यंग जनरेशन है वो IoT के कारण आकर्षित हो सकता है? जी बिल्कुल। अगर हम यंग जनरेशन को चाहते हैं कि वो कृषि की तरफ आकर्षित हो तो इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज का कृषि में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि कृषि से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है उसमें एक वहां से जो नौजवान है, जो यंग जनरेशन है, वो शहर की तरफ नौकरी करने के लिए चले जा रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा तो कृषि में जो लोग संलग्न थे उनकी बहुत ही कमी होते जा रही है संख्या में। तो अगर हम चाहते हैं कि हम वापस से कुछ
पुश फैक्टर दे ताकि वो वापस आ सके कृषि में, तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी का ही यूज करके, चूंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंसर्स, IoT, इंटरनेट जो है, ये यंग जनरेशन को डेफिनेटली अट्रैक्ट करती है। तो अगर उन्हें खेत में ड्रोन्स का यूज करना होगा, एग्रीकल्चर ड्रोन्स उड़ाने होंगे, तो डेफिनेटली मैं ये कह सकती हूँ कि उन्हें खेतों में भी काम करने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि अभी हाल ही में हमने कुछ उदाहरण भी देखे, फेसबुक पे भी देखा है कि एक इंजीनियर थे जिन्होंने की अपनी जॉब छोड़ के और वो स्मार्ट फार्मिंग कर रहे हैं और इन एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करके उन्होंने काफी अच्छा प्रोडक्शन किया है, बहुत ही अच्छे अच्छे फसल उगाए हैं, उनकी खेती करी है और उन्होंने बहुत प्रॉफिट, उन्होंने अपना स्टार्टअप दिया है। तो आने वाले कुछ समय में हम एग्रीकल्चर को सिर्फ एक खेती और मजदूरी से नहीं समझ के बिजनेस स्टार्टअप में इंक्लूड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो है यंग जनरेशन को डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा। ये एक बिजनेस स्टार्टअप आइडियाज फ्यूचर में बहुत ही जल्द होने वाला है और बहुत लोग कर भी रहे हैं इसे। तो ये अब सिर्फ एक खेती नहीं रह गया, ये अब बिजनेस स्टार्टअप आइडियाज में कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे, और जो यंग जनरेशन जो है वो इसका धड़ल्ले से फायदा उठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी शामिल हो रही है कृषि में तो इससे यंग जनरेशन अपने आप को शायद रोक नहीं पाए। क्योंकि जब हम ड्रोन की बात कर रहे हैं, जब हम उस तरह के सिस्टम्स की, डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो अभी की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो काफी मजे लेकर इन चीजों में इन्वॉल्व होती है, तो कृषि में भी उन्हें काफी मजा आने वाला है। और आपसे ये भी जानना चाहूंगी, खासकर आप भी युवा जनरेशन ही है हमारी आज के देश की, तो आपसे ये समझना चाहूंगी कि आप जो रिसर्च कर रही हैं IoT पे, आपने इसे क्यों चुना? मैंने इसे चुना था, एक्चुअली मैंने इधर एक प्रॉब्लम देखा था खेतों में कि जो फसल उगाई जा रही है वो फसल को आसपास के आने वाले वाइल्ड एनिमल्स जो थे वो डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे, मतलब बर्बाद कर दे रहे थे। तो ये मुझे एक समस्या दिखाई दिया, तो मैंने इसीलिए इस पर एक डिवाइस बनाया है मेरे रिसर्च के दौरान, जो कि वाइल्ड एनिमल्स जो अटैक करते हैं खेतों पे, तो वो उसे डिटेक्ट करके और वहां पे तुरंत एक अलार्म बजे जिससे कि वो डेविएट होके और एनिमल्स को वहां से हटाया जा सके। साथ ही साथ उसी समय एक मैसेज जाएगा फार्मर के फोन पे कि आपके खेतों में जो है एनिमल्स ने अटैक करा है, ताकि वो तुरंत वहां पे आकर के और इनिशिएट ले सके, जिससे कि जो क्रॉप प्रोडक्शन जो बर्बाद हो रही है उसमें, क्योंकि नीलगाय यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है। जाहिर तौर पे एक बहुत अच्छी सोच आपकी और एक बहुत अच्छा कदम आप उठा रही हैं ताकि जो किसान बंधु हैं उन्हें इस तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम आप सबके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। काफ़ी कुछ आपने हमारे आज के इस अंक से सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा। हमारे इस आज के अंक के लिए किसी भी तरह कोई सुझाव आपके पास है या फिर इस कार्यक्रम के से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके पास है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और उसके लिए आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल ID है director@ddkpatna@gmail.com। और दोस्तों, इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।